Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 29. In this video, I will discuss about valence bond theory. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। आज के इस वीडियो में आप लेक्चर नंबर 29 में मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा इतने सारे पॉइंट एक ही एग्जाम्पल में सिखाने वाला हूं, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिकी स्टाइल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और A1 से लेकर 12 पॉइंट सारे के सारे एक ही एग्जाम्पल से समझ सकते हो और उसके बाद आप घर पे किसी भी बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका नाम है लार्ज ब्रैकेट, नोट करते जाइए, लार्ज ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट H2O का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा आज का कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा मैं ये सारे पॉइंट्स को आपको बड़े सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते जाइएगा। ये एग्जाम्पल जैसे ही आपके सामने आया, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछा जाए और उनमें सभी में हमें ये पॉइंट निकालना होते हैं। तो सबसे पहली बात है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स को देख के कैसे बताएं ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो इस पूरे बैलेंस बॉन्ड की थ्योरी में दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर लिगेंड की संख्या मोनोडेंटेड लिगेंड हो और उसकी संख्या कितनी हो, 6 हो, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और यदि यहाँ पर लिगेंड की संख्या 4 हो तो उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यही दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्स की हम स्टडी करते हैं। कैसी बात समझ में आई? अगर मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 4 है तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 6 है तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इसका मतलब कैसा लिगेंड हुआ है, इसको लिख सकते हो पहले नंबर के पॉइंट को। फर्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई ना? कितना सिंपल सी बात है, हमने कॉम्प्लेक्स को देख के ही आंसर दे दिया कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड होता तो उसकी संख्या 3 होती, तब भी हम उसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते। कितनी? इससे आधी। और अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड होता तो उसकी संख्या यहां पर कितनी होती, 2, तब भी उसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते। बस इतना सा दिमाग में रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड ये वीडियो आपका इस टॉपिक का क्रम से चल रहा है, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ये क्वेश्चन को आप देखते ही जवाब दे सकते थे कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए दूसरी बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी आप देख के बता सकते हैं। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए जितने लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेड वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। तो यहाँ पर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी H2O की संख्या, H2O का नंबर 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन है यहाँ पर। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड अगर 4 होते तब उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स भी 6 हैं। अब आप देखिए यहाँ पर तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इसमें ये सेंट्रल मेटल है Fe, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपका वही यूज करेंगे हम रूल्स जो पीछे आपको सिखाया है, यहाँ पर फिर से यूज करते हैं। कैसे, देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं।
इसको मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको आप X लिख लीजिए, प्लस लगाइए, और H2O यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। तो लिगेंड की आपको स्टडी मैंने करा दी है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होता है, वीक होता है, तो वो उससे हमें पता लगता है कि H2O कैसा वीक लिगेंड भी है और इसमें ये न्यूट्रल भी है। तो X के आगे प्लस में क्या लगाऊंगा, 0, और उसके बाद में प्लस इक्वल टू, ये चार्ज लिख देते हैं, +2। ये देखिए X इसका निकालना है, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, और उसके बाद में टोटल इक्वल करके यहाँ पर +2 इस पर चार्ज लगा हुआ है, लिख दिया है। तो देखिए X की वैल्यू क्या आएगी, X = +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेंट्रल मेटल का क्या होगा, +2। इसलिए हम इसे लिखते हैं Fe2 पॉजिटिव, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए Fe2 पॉजिटिव। अब जो मेटल है ना, इस पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हमने पता लगा लिया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन एक ही पॉइंट में समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। इसको आपको ट्रिक के द्वारा नहीं करना है, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखिए ये है हमारा Fe। तो सबसे पहले मैं Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 26, जो कि हमें याद होना चाहिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 एंड 3D6। गिनती कर लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26, यानी इंग्लिश में 26। ये 26 का मैंने Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। लेकिन हमें Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चलना है, हमें Fe2 पॉजिटिव का निकालना है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 2+ आ रहा है। तो हम यहाँ पर Fe का 2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसमें, 24। जो Fe का था वो 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचेंगे, 24। अब 24 को कैसे लिखना है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, लेकिन हमें आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर क्या है, 4H2 है। तो देखिए ये होगा 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H0 और 3D6। अब देखिए S में यहाँ पर 0 हो गए, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए आउटर मोस्ट यहाँ पर कौन सा था, 4s था, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम 3D का पहले बनाएंगे इस टाइप से। देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जब 4s में इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं, तो ये वैकेंट हो गया, तो हमें 3p से सीख लीजिए, 3p, 3s, 3p और 3d ये फिल है। तो देखिए ये है हमारा 3s, 3p, उसके बाद 3s, 3p, 3d। अब देखिए ये 3s, 3p, 3d। उसके बाद आ रहा है 4s, ये खाली है पूरा, 4s, 4p, उसके बाद में 4d,
देखें ध्यान से इसको, ये है, समझने की कोशिश करना है। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका ये तो 0 हो गया तो हमें 3s ये है, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से, यहाँ से देखना है, 3p है हमारे पास, यहाँ पर भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। हुंड रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, तो ये हो गया हमारा 3d। अब आप देखिए ये है 4s और ये है 4p और ये है 4d। ओके, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि निकल गए, जब भी तो यहाँ पर 24 का लिखा गया है। 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है, यही तरीका है। 3s 3p 3d ये हमने भर दिया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पहले से भरे हुए हैं, लेकिन ये वाला कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट पेयरिंग इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को देख करके, ये हमारा Fe2 पॉजिटिव का मैंने ऑर्बिटल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि जो लिगेंड है ये कैसा है, तो H2O हमारा वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड होता है तो ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयरिंग नहीं करते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेते, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर हमें 3D से करना होता, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, ये H2O के 6 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक इसमें लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्डिंग कर लेगा। देखिए यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल डोनेट करेंगे, दूसरा H2O, तीसरा H2O, 4th नंबर का H2O और एक यहाँ आ जाएगा 4D में और एक और आएगा 4D में, यानी टोटल 6 H2O इनके साथ पेयरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो पार्टिसिपेट कितना किया, 4s ने सब किसने पार्टिसिपेट किया, s ने किया, p के 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो sp3 कर दिया, d के 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो d2 आ गया। ये आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यानी हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है जो ऑर्बिटल टोटल खाली होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, अगले वाला जो भी ऑर्बिटल खाली है उसमें H2O जो कि कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वो वीक लिगेंड के H2O एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं D के और H2O का जो अल्फा ऑर्बिटल होता है या सिग्मा ऑर्बिटल बोलते हैं जिसे, वो इससे बॉन्डिंग करता है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा कैसे किया मैंने, इस तरीके से। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ गया यहाँ पर, sp3d2 हो गया क्वेश्चन आधा सोल्व। अब ज्योमेट्री, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है sp2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। बात समझ रहे हैं आप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 5 नंबर का। अब आता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, तो आप यहीं आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 सारे के सारे देखो पेयर्ड है, यहाँ तक यहाँ बॉन्डिंग हो चुकी है, तो बॉन्डिंग वालों को काउंटिंग नहीं करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, यानी 3D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड क्वेश्चन बन गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो देखते ही बता दी, क्वेश्चन तो हमारा एक ही था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम बना रहे हैं। अब आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला म्यू इज इक्वल टू √n
इंटू n+2, इस फॉर्मूले से हम म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, देखिए ये हो गया म्यू = √4 है ना, 4 × 4+2, ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4 चौक 16 यानी 16 + 4 दूनी 8, कितने हो गए, 16 और 8 24, ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी यूनिट होती है bm। क्या यूनिट होती है, bm में लिखा जाता है, bm, ये इसकी यूनिट है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, बोर मैग्नेटोन। तो ये हमारा आ गया 4 से, इसको मल्टीप्लाई करके कैसे निकालिए, इसका फिर अंडर रूट निकाल दीजिए तो ये अंडर रूट हट जाएगा इसमें। ओके, अब आती है बात नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। कैसा है ये कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक, तो इसको देख के तो नहीं बता पाएंगे ना, हमें इसी से पता लग जाता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो उसे डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगला आंसर का आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक हो गया, देखो पैरामैग्नेटिक में इस पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक, ये हमारा पैरामैग्नेटिक। ओके, अब आती है इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान रखिएगा ये 3D है और ये 4D है। अगर 3D से आयोडाइजेशन हो रहा होता, आयोडाइजेशन कहां से हो रहा होता, 3D में हो रहा होता, लेकिन देखो 3D में आयोडाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि कहां हो रहा है आयोडाइजेशन, 4D में हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा D पार्टिसिपेट करेगा, इनर वाला या आउटर वाला। इनर वाला आपको ऐसे पता लग जाएगा 3D या 4D है, तो छोटा वाला 3D 4D। अगर 4D और 5D होता तो 5D में अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो इनर बोलते, और बाहर वाले में होता तो उसको आउटर बोलते। तो देखिए यहाँ पर ये 3D है और ये 4D है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाला इसका आंसर होगा। क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं आउटर ऑर्बिटल, यानी आउटर ऑर्बिटल का मतलब है आउटर D ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। ओके, साथ में क्वेश्चन बन रहा है लो स्पिन और हाई स्पिन। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अगर ये पेयरिंग करते तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर सारे के सारे अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो ये लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे आपको समझ में ना आए तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर है कि अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी ये ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देख के बताया जाता है लो स्पिन या हाई स्पिन। यानी अगर ये पेयर्ड हैं सारे के सारे तो लो स्पिन, अगर अनपेयर्ड की संख्या 1 या 2 भी है तो उसे बोलेंगे हाई स्पिन। तो यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, तो ये कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। इससे तो हमने शुरुआत ही की है कि H2O इज ए वीक लिगेंड। अगर वीक लिगेंड है तभी तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है, हाई होती तो पेयरिंग होती, तो ये सारे के सारे आंसर यहाँ पर बदल जाते। तो इसको अपन H2O को क्या करेंगे, H2O इज वीक लिगेंड। इसकी लिस्ट आप देख लीजिए, पुराने वीडियोज में मैंने बताया है, तो या अपनी बुक से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वहाँ पर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी होगी लिगेंड्स की, उसमें कौन से लो स्पिन है कौन से हाई स्पिन है, आप उसे तैयार कर लीजिए और उसके आधार पर देख करके, क्योंकि अगर आपको लिगेंड का ये पता नहीं है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन तो ये सारे के सारे क्वेश्चन गलत आएंगे।
इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट वे में लेना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा जरूर है, लेकिन कैसा लिगेंड है ये? वीक लिगेंड है, ये नहीं है। तो इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को लेकर के, किसी भी कॉम्प्लेक्स को लेकर के हम उसके इतने 12 पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो एक बार इस वीडियो के पहले वाले वीडियो भी देख लीजिए, मैं और भी एग्जांपल आपको आगे दूंगा। ये VBT थ्योरी का ही पार्ट है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, उन एक्सेप्शनल केस की मैं अलग से लिस्ट बताऊंगा, आप कैसे उन्हें याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को तैयार करिए और अपने विचार मुझ तक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखिएगा। So thank you very much. Next video will be continue.